Hello, my dear friends, 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my video lecture of YouTube for social science subject. And in this lecture, we are going to start a new chapter of geography, that is chapter number 12. As you can see, the title of the chapter, India, Minerals and Energy Resources. तो ये नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि एक्चुअली इसमें हमें थोड़ा बहुत इतना डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलेगा कि हमारे देश में कौन कौन से मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल है, और अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम दुनिया भर के दूसरे देशों के मुकाबले कौन से स्थान पर हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कॉन्सेप्ट मिनरल बेसिकली क्या होता है वो। फिर मिनरल में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, उसके काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। सो इनिशियली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आफ्टर वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड स्मॉल पैराग्राफ्स एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट अवेलेबल मिनरल्स इन इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12, India, Minerals and Energy Resources. This chapter starts on page number 96 of your textbook. So keep the textbook in your hand while this video lecture is going on. Do not just listen to it. Keep the textbook also in your hand. So as I read this chapter, you should also go through line by line. And as and when it is necessary, I will explain you, I will analyze the concept in detail. Okay? हाथ में पेंसिल भी रखना है आपको। So, चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 96, requirements of primitive man were limited. He worked only to sustain his life. Okay, यार शुरुआत में जो एक जनरल लाइनें लिखी गई है कि जो प्रिमिटिव मैन थे, इंसान की जो शुरुआत की अवस्था, उसको हम प्रिमिटिव मैन कहते हैं। उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। They lived like animals only. They lived in the jungles. आज की तरह शहर गांव वगैरह ऐसा डेवलप नहीं हुआ था, तो जंगलों में रहते थे और एनिमल्स के जैसी रिक्वायरमेंट उनकी होती थी, खाना पीना सो जाना ये वो सब। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी पर्पस यही था कि लाइफ को सस्टेन करना है, बस जिंदगी गुजार देना है। ऐसा कोई डेवलपमेंट, ऐसा कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं था। मैन कॉन्कर्ड द हाइट्स ऑफ एवोल्यूशन। फिर एवोल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। ओके, सो आई एम बैक। तो मैं आपको बता रहा था कि एवोल्यूशन के सिद्धांतों के आधार पर, एवोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन। एक महान वैज्ञानिक थे जिसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एवर गोइंग है, कोई ख़त्म नहीं होती है कभी। तो इन केस हम इंसानों के बारे में स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो ये एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो एवोल्यूशन के बहुत सारे ऑन गोइंग डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो जैसे शुरुआत में जो इंसान बने थे वो ऑब्वियसली एनिमल्स के जैसे लग रहे थे, क्योंकि एनिमल्स में से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ था। एंड यू नो इवेंचुअली अ मैन बिकेम लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एनिमल ऑन दिस वर्ल्ड। ओके, तो उसके बाद उनको मिनरल्स खोजने की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस आती गई, वैसे मिनरल्स हैव अ लार्ज रोल इन द ह्यूमन प्रोग्रेस। हमारा प्रोग्रेस जो हुआ उसमें मिनरल का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। मिनरल इज अ नेचुरल रिसोर्स। ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसको हम बनाते नहीं है, बना नहीं सकते हैं। हाँ, उसमें से उसको मॉडिफाई करके या तो रिस्ट्रक्चर करके अलग अलग चीजें जो हमारे जरूरत की होती है उसको जरूर हम बनाते हैं, बट अदरवाइज मिनरल इन इट्स बेसिक फॉर्म इज अवेलेबल नेचुरली ओनली, वी कैन नॉट मेक इट। तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है। द ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस सच एज, ये चीज हम आगे पढ़ चुके हैं
कि हमारे एवोल्यूशन की प्रोसेस है अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुई है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, जैसा कि स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज एंड मॉडर्न एज। तो अभी हम मॉडर्न एज और उसके बाद भी एक एज है एटॉमिक एज। तो फिलहाल we can say that right now we are living in the atomic age। नाम के हिसाब से तो बहुत डेंजरस है ये। In stone age man used stones for hunting but now he is traveling into space। स्टोन एज एक ऐसा पीरियड था जब पत्थरों से इंसान काम चलाता था, हथियार भी पत्थरों के यूज करता था, मकान, घर मकान वो भी अगर बनाते थे छोटे मोटे तो वो भी पत्थरों से बनते थे, ठीक है। और उसमें से इवोल्यूशन होते होते आज हम इस अवस्था में आ गए हैं कि इंसान जो है स्पेस में पहुंच गया है, दूसरे प्लैनेट्स को भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मून को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना है, एवोल्यूशन हमारा हो चुका है। मैन्स रिलेशन विद मिनरल्स इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि मिनरल्स आजकल से खोजा गया है, काफी टाइम से है। Today, minerals are considered to be the backbone of economic development of any nation। आज के हिसाब से ऐसा गिनती किया जाता है जनरली कि कोई भी देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अगर नापना है तो वहां पे कितने मिनरल्स अवेलेबल है वो देखना होता है। बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग ओनली वी कैन मेजर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक नेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि यूएस एंड रशिया हैव बिकम वर्ल्ड पावर्स ओनली ड्यू टू प्रॉपर यूज ऑफ मिनरल्स। ओके, दो जो महासत्ताएं गिनी जाती है वर्ल्ड में, अमेरिका और रशिया, तो वो इसलिए पावरफुल देश गिने जाते हैं क्योंकि उनके वहां मिनरल्स अवेलेबल है। और जितने भी अवेलेबल मिनरल्स हैं उसका उन्होंने सही उपयोग भी किया है, ठीक है। तो therefore we can say that these two countries, US and Russia, are regarded as the most powerful countries because of the availability of minerals only। Both countries are rich in variety of minerals and prosperity। Even though our country has the potential huge reserves of minerals, a long-term dependence and the absence of technical knowledge resulted in lesser economic development। हमारे देश की अगर बात की जाए, ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम मिनरल्स की बात करेंगे, लेकिन इंडिया में जो मिनरल्स अवेलेबल है हम उसकी ज्यादा बात करेंगे। सो एज फार एज अवर कंट्री इज कंसर्न, वहां पे भी, हमारे देश में भी पोटेंशियली बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है, लेकिन वो स्टॉक में है अंडरग्राउंड, और उसको बाहर निकालने के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, फाइनेंशियल कैपेसिटी वगैरह जो चाहिए वो इतना नहीं है इंडिया में। अदरवाइज मिनरल के रिजर्व्स जरूर है अंडरग्राउंड, इंडिया की जो जमीन है उसके नीचे। सो इट इज ऑब्वियसली द मैटर फॉर यूजिंग द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर मैन पावर, and what we can say is a kind of financial ability, okay, resources दूसरे सारे जो होते हैं उसका अगर उपयोग किया जाए तो मिनरल में, मिनरल का अवेलेबिलिटी में इंडिया भी एक टॉप मोस्ट कंट्री बन सकता है। ओके, सो बेसिकली मिनरल होता क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट नाउ। द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू inorganic process and as a certain chemical composition is called a mineral। ये आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है, स्टेटमेंट मिनरल की डेफिनेशन दी गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट इज मिनरल, तो ये उसका जवाब है, मैं वापस पढ़ रहा हूं। द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ सर्टेन केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिनरल। यानी कि एक कोई भी एक ऐसा मैटर, कोई भी एक ऐसा चीज जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना हुआ है कुदरती रूप से, जिसमें इंसानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे मिनरल कहा जाता है। मिनरल को आइडेंटिफाई करना अगर है तो उसका केमिकल कंपोजिशन सबसे पहले देखना होता है।
उसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज नाम जो हमने दिए हैं अलग अलग मिनरल्स के, तो ऑब्वियसली दैट इज बेस्ड ऑन identifying the different types of chemical compositions of different minerals only. Okay, फिर आगे लिखा है this is a result of a abiotic process which took place in the interior of the earth since the infinite time. ये जो जमीन की सतह है, ओके, जो सरफेस है उसके अंदर यानी कि इंटीरियर में जो एबायोटिक प्रोसेस चल रही है वो लगातार चल रही है और इन्फिनिट टाइम से चल रही है। अमर्यादित टाइम जिसको हम कह नहीं सकते कितना, हजारों हजारों साल हम कह सकते हैं, बट डेफिनेटली हम ऐसा नहीं कह सकते कि कितना टाइम से ये हो रहा है। हम रफली इतना समझ सकते हैं कि जब से इस दुनिया का आविष्कार हुआ, पृथ्वी का आविष्कार हुआ, पृथ्वी अपने सॉलिड स्वरूप में बनी, ठीक है, तब से जो सरफेस के ऊपर जितने भी रिमेन्स वगैरह होते हैं वो जमीन में दब जाते हैं एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, जो बायोटिक प्रोसेस की वजह से होता है, अपने आप कुदरती रूप से होता है और वो बहुत लंबी प्रोसेस है, हजारों साल पुरानी प्रोसेस है, ठीक है। और जो जैसा जमीन के अंदर एनवायरनमेंट होता है, आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जैसे सरफेस के ऊपर एक टिपिकल एनवायरनमेंट होता है अलग अलग जगह का, वैसे ही जमीन के अंदर भी कोई ना कोई टिपिकल टाइप का, डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट होता है और उस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड या तो फिर गैसियस मैटर बनते हैं। The solid, liquid and gaseous matter which is formed due to specific abiotic process within the rocks in the interior of the earth has a certain chemical composition and homogeneous constitution and specific atomic structure is called mineral. अब यहाँ पे mineral की expanded definition दी गई है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि mineral के 3 different forms होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, सॉलिड भी होता है कोई मिनरल, कोई लिक्विड फॉर्म में भी होता है, कोई गैसियस फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक अबायोटिक प्रोसेस की वजह से होता है, जो अर्थ के जो इंटीरियर में जो रॉक्स दबे पड़े हैं, ठीक है, वहां पे ये प्रोसेस होता है और आगे जाकर बहुत सालों के बाद वो कोई एक स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन या तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज को हम मिनरल कह सकते हैं। आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर सॉलिड मिनरल्स, ठीक है। इजी है एक्चुअली, सॉलिड मिनरल्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसमें है आयरन, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर। उसके अलावा आगे है मर्क्यूरी, पेट्रोलियम, ये लिक्विड मिनरल्स हैं एंड नेचुरल गैस इज गैसियस मिनरल। पूरा स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म्स के मिनरल के एग्जांपल यहाँ पे। हालांकि याद रखना उसको बहुत आसान है, बट स्टिल जस्ट फॉर योर रेफरेंस इट वुड बी बेटर इन केस इफ यू अंडरलाइन और ब्रैकेट दिस स्टेटमेंट। The type of minerals that are available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth originated, ठीक है। अर्थ का जो क्रस्ट है यानी कि ऊपर का जो जो सरफेस एरिया है वो किस तरह का है, उसके हिसाब से अंदर की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऊपर के एटमॉस्फेयर का असर जो है अर्थ के इंटीरियर के ऊपर जरूर पड़ता है और उसके मुताबिक डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में सेम समान तरीके के या तो सेम मिनरल्स जो है वो अवेलेबल होंगे, ओके। मान लो कि आयरन अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो कोई और कंट्री में कोई और मिनरल अवेलेबल होगा। जैसा कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज है वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है।
सो दे आर पेट्रोलियम रिच कंट्रीज एंड वो लिक्विड मिनरल है ऑब्वियसली। तो वहां पे जमीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में वहां पे पेट्रोलियम अवेलेबल है। और लिटरली हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी की वजह से ही वो सारे कंट्री रिच है। आपको पता ही होगा ये चीज, क्योंकि पेट्रोलियम की एक्सट्रीम लेवल पे जरूरत है सभी कंट्रीज को। तो पूरी दुनिया भर के 80% पेट्रोलियम की जो जरूरत है वो ये गल्फ कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं। आप जानते ही हैं कि पेट्रोल डीजल वगैरह से चलने वाले जो व्हीकल हैं वो लाखों की संख्या में है पूरे वर्ल्ड का, अगर गिनती किया जाए तो। उसके अलावा पेट्रोलियम की बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, ओके। यहाँ तक कि पेट्रोलियम की सबसे लास्ट, उसको फिल्टर करके लास्ट में बचा हुआ जो कूड़ा कचरा जैसा एक मैटर होता है जिसको हम टायर कहते हैं, उसमें से रोड भी हम बनाते हैं। So even that last remains of the petroleum is also used in constructing the roads. रोड भी आप जैसे देख सकते हो कि कितने सारे रोड, कितनी लेंथ वाले, कितने भारी संख्या में रोड जो है पूरे वर्ल्ड में बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इतनी भारी जब जरूरत होती है किसी एक पर्टिकुलर मिनरल की, और वही मिनरल किसी देश में अगर पाया जाए, ठीक है, तो वो देश का डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर होता है, ओके। तो वहां की कोई जो जमीन है, वो जो क्रस्ट है जमीन का, वो एक स्पेसिफिक टाइप का है, और इसीलिए वहां पे ऑब्वियसली जो मिनरल डेवलप हुआ है, पेट्रोलियम स्पेसिफिक मिनरल विच हैज डेवलप्ड ओवर देयर। हालांकि वो बहुत ही लंबी सी प्रोसेस है, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, ठीक है। The type of minerals that are available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth is. Okay? For example, iron, copper, zinc, gold, silver, etc. are found in igneous rocks. अब एग्जाम्पल थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से दिया गया है कि ये जो आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड वगैरह जो है वो इग्नियस टाइप के रॉक जहां पर होते हैं वहां पर ही मिलते हैं। डायमंड्स आर फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए। डायमंड्स वो भी एक मिनरल है, लेकिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। जहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वहीं पे अवेलेबल होते हैं। रिमेंबर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, डायमंड्स आर अवेलेबल वेयर वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओके, रिमेंबर। और जो उसके आगे लिखा है आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर वगैरह, वो इग्नियस रॉक में से मिलता है, ठीक है, याद रखना है आपको ये डिटेल। अब नीचे एक इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट हमें दिया गया है कि मिनरल को बेसिकली किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन तो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3 मेन क्लासिफिकेशन है मिनरल्स के। पहला है मेटालिक मिनरल्स, दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स, तीसरा है मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन इन्हीं 3 टाइप के मिनरल्स के सब क्लासिफिकेशंस भी है। सारे के सारे तो यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऑलरेडी हमें टेक्स्ट बुक में उसका फ्लो चार्ट दिया ही है, तो हमें उसको ही रेफर करना चाहिए। तो मेन जो सबसे पहला है, फॉर एग्जांपल मेटालिक मिनरल्स, ठीक है, उसमें भी 4 अलग अलग प्रकार है। प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स, लाइट मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, मिनरल्स यूज्ड एज एलॉयज। एलॉयज का मतलब ये होता है कि कोई दूसरे मिनरल में मिक्स करके कोई एक नया चीज बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली मिक्सिंग के पर्पज से जो यूज किया जाता है, दैट पर्टिकुलर यूज ऑफ अ मिनरल इज नोन एज एलॉयज, ठीक है। तो मेटालिक मिनरल्स ऐसे 4 प्रकार के। और प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल्स, अब हम एग्जांपल स्टडीज करेंगे, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम प्रेशियस है, प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स। फिर लाइट मेटालिक मिनरल्स में
मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम। ओके, मिनरल यूज फॉर कॉमन पर्पस, ऐसे मिनरल जो बहुत भारी मात्रा में बहुत इजीली देखे जा सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, लेड, इसको लेड पढ़ना है, लीड नहीं बोलना है। आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, टिन और निकल। और मिनरल यूज्ड एज एलॉयज, मिक्सिंग के पर्पज से जो यूज करने वाले मिनरल्स हैं वो है क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम। ओके, तो ये मेटालिक मिनरल्स के 4 टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स। और उसके बाद आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, उसके सीधे हमें एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, ओके, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स में आता है। एंड देन आफ्टर मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन नेम्स हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल हम करते हैं ज्यादा करके व्हीकल्स में, मशीनों को चलाने के लिए, या तो फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज, उसका बहुत ही काम रहता है हमें। ओके, तो वैसे मिनरल्स हैं कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम। ओके, तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे हमें दिया गया है। ओके, पेज नंबर 96 के ऊपर। तो अब हम पढ़ते हैं आगे वाला जो पैराग्राफ जिसमें लिखा है आयरन ओर। ओके, हम आयरन कहें या आयरन ओर कहें, दोनों लगभग सेम बात है, लेकिन फर्क यहाँ पे ये है टेक्निकल हिसाब से अगर देखा जाए तो, कि आयरन को जो जिस स्वरूप में हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में ऑब्वियसली आयरन तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, आयरन से बनी हुई कोई ना कोई चीज है, जैसे कि घर पे पलंग होता है, आप स्कूल में आते हो तो जिस बेंच पे बैठते हो वो बेंच आयरन से बनी हुई है, तो वो आयरन है। लेकिन जिसमें से वो आयरन बनता है, वो जो कच्ची, जो एक जिसको बोलते हैं कच्ची धातु जो मिनरल होता है, उसे आयरन ओर कहा जाता है। जो जमीन में से मिलता है वो, उसका शुद्धिकरण करके, उसका फिल्टरिंग या वगैरह करके, उसको गर्म करके पिघाल के आखिर में आयरन बनाया जाता है। सो आयरन वी आर गोइंग टू आयरन ओर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउ। आयरन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आधुनिक दुनिया का जितना भी डेवलपमेंट होता है, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ है, उसमें आयरन का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ज्यादा करके मशीनें जो है आयरन से बनती है। आयरन बहुत ही मजबूत मिनरल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनरल है, प्लस वो ड्यूरेबल भी है, बहुत ड्यूरेबल है। जनरली आयरन से बनी हुई कोई भी चीज जो है परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट रहती है। हाँ, उसमें जंग लगती है, कलर उसका निकल जाता है, ये वो सब जरूर होता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स एज द सेम until unless we have desperately tried and destroy that structure, otherwise it remains the same. It is used very widely in the making of small pins to large machines. Okay, छोटी सी छोटी पिन से लेकर बड़े बड़े मशीन आयरन से बनते हैं। उसके अलावा कार्स, ट्रक्स, शिप्स, रेलवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, वेपन्स, आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें आयरन में से बनती है, और बड़ी बड़ी चीजें होती है, और बहुत बड़ी मात्रा में ये चीजें बनती हैं। एक्सक्यूज मी। इट इज चीपर, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जैसे मैंने आपको बताया वो ड्यूरेबल है, उसका ड्यूरेबिलिटी काफी लंबे समय तक की है, प्लस वो चीपली अवेलेबल है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, मजबूत बहुत है। ठीक है, इट इज इजीली अवेलेबल इन द मोस्ट कंट्रीज, लगभग सभी कंट्रीज में अवेलेबल है आयरन। इट हैज अ virtue to mix with other minerals, hence it is considered to be an important mineral. कई बार दूसरे मिनरल्स में भी इसको मिलाया जाता है और उसको दूसरा स्वरूप दिया जाता है। उस तरह से भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट मिनरल है आयरन हमारे लिए।
Iron is found in impure condition, so it is mixed with cock and lime. जो जमीन में जो मिलता है आयरन वो इम्प्योर कंडीशन में होता है, इसलिए उसको कॉक और लाइम के साथ मिक्स किया जाता है और उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है. इट इज हीटेड इन लार्ज फर्नेस फॉर रिफाइनिंग. रिफाइन करना यानी उसको शुद्ध करना. उस पर्पज से उसे बड़े बड़े फर्नेस में उसको पिघाला जाता है. द प्योर आयरन thus obtained is known as pig iron. ठीक है, ये आपके लिए जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है. किस तरह से उसको हाई टेम्परेचर पे पिघालने के बाद जो हमें आयरन मिलता है उसको पिग आयरन कहा जाता है. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया. आयरन और जो है यानी कि कच्ची धातु जो होती है आयरन की वो 4 टाइप की है इंडिया में मिलने वाली. सबसे पहला है हीमेटाइट, आपको अंडरलाइन करना है ये हीमेटाइट. उसके बाद मैग्नेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट एंड साइड्राइट. ये 4 टाइप के आयरन ओर्स इंडिया में अवेलेबल है. उसमें से ऑब्वियसली हम उसको उसका रिफाइनिंग जरूर करते हैं. Maximum iron ore is obtained from Karnataka state in India. This also you should bracket the whole paragraph. तो सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन ओर कर्नाटका में अवेलेबल है. उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर्स रिस्पेक्टिवली. दूसरे भी राज्य हैं जहां पे आयरन ओर अवेलेबल है. Besides, iron ore is also found in Goa, Rajasthan, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश एंड आसाम स्टेट. ठीक है, तो इस तरह से लगभग सभी राज्यों में आयरन ओर का अवेलेबिलिटी जरूर है, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है मैंगनीज. ओके, मैंगनीज के बारे में देखते हैं. इट इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके, आयरन स्टील इंडस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है. इट इज मेनली यूज्ड टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन. आयरन में से अगर स्टील बनाना है, आपको पता ही होगा शायद कि स्टील जो बनता है, स्टील के बहुत बर्तन हम यूज करते हैं किचन में, तो वो जो स्टील बनता है ओके, उसके लिए भी आयरन की जरूरत पड़ती है, लेकिन साथ में उसको अलॉय के रूप में मैंगनीज को भी मिलाया जाता है. In its other uses are in chemical industry such as bleaching powder. Chemical industry में bleaching powder बनाने के लिए, insecticides, dry battery cells ये भी आपने देखे होंगे, and tiles उसको बनाने के लिए भी मैंगनीज इस्तेमाल होता है. It is also useful in leather industry. चमड़े से बनने वाली जो चीजें हैं उसके लिए भी, ग्लास इंडस्ट्री, matchbox industry, photography, china clay utensils and colored bricks. The interesting uses is that तो ये सारी इंडस्ट्रीज में मैंगनीज इस्तेमाल किया जाता है. The rails made out of steel and rods become more flexible and strong when manganese is mixed with it. जो रेलवे की पटरियां होती है या तो फिर जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो लोहे से बनी हुई पाइपें होती हैं, उसमें अगर मैंगनीज मिलाया जाता है तो मजबूती और ज्यादा मिलती है, और प्लस ऐसी चीजों में जंग नहीं लगती है. गुजरातीમાં આપણે જેને કહીએ છીએ ને કે કાટ લાગી જાય, तो मैंगनीज मिलाने की वजह से आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि रेलवे की पटरी जो है वहां पे जंग लग गया है, क्योंकि उसमें मैंगनीज मिलाया जाता है तो वो मजबूत भी बहुत होता है. एक बार डालने के बाद ऑलमोस्ट वो परमानेंट हो जाता है. ठीक है, और बिगड़ता नहीं है कभी भी. सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मिनरल इन दैट सेंस. The rails made out of steel and rods become more flexible and strong when manganese is used with it. Steel is used in the machines to break rocks and also in grinding machines. Grinding machines में या तो फिर पत्थरों को तोड़ने के लिए जो स्टील की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी मैंगनीज मिलाया जाता है. अब कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है मैंगनीज, तो वो स्टेट के नाम है
Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh, Goa can be counted as major states of manganese producers, लेकिन उसके अलावा मैंगनीज दूसरे राज्यों में भी अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, वहां पे भी मैंगनीज अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे जो है कॉपर। ओके, कॉपर और दूसरे भी सारे मिनरल्स हैं, इसके बारे में हम अब आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा। सो वी आर स्टॉपिंग हियर फ्रॉम कॉपर, दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो देखते रहिए मेरे वीडियो लेक्चर्स और ध्यान से सुनिएगा, टेक्स्ट बुक रख के उसको बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद आपको पढ़ना भी है उसको। Okay, so be very, very careful about your studies. Take very good care of yourself. Okay, and enjoy your vacation.